Hello, my dear students. Today we will discuss the important issues from geography and IR during this period, that is 22nd of February to 28th of February. The idea is to give you important information from the prelims as well as the mains perspective, that is the factual information and the analytical information, so that you will be able to clear this examination of civil services. So let's see what all important topics we will discuss today. In the geography portion, we have two important topics, that is the Mount Etna and Alaknanda River. In the international relations, we have the following important topics, that is the agreement between India and Maldives, the Dutch Indian Water Alliance for Leadership Initiative, that is the Diwali Initiative, International Commission on Large Dams ICOD, third Quad Ministers meeting, PM of Pakistan visits Sri Lanka, and CCPA between India and Mauritius. So let's jump to the first topic of geography. So in geography, the first topic is the eruption of Mount Etna, which was recently seen in Italy. So there are some points relating to this eruption, that the eruption was very violent and the lava was thrown at least 1500 meters, that is 1.5 kilometers from the ground. So the eruption was huge. Now some important points about Mount Etna, that it is located in Sicily, in that near Italy, ठीक है. तो it is a part of Italy and it is located in this region Sicily. यहाँ पे देखो, ये है माउंट एटना. अब अगर इसे इटली को देखो तो यहाँ पे और भी बहुत सारे वोल्केनोज हैं, जैसे कि माउंट वोल्केनो, माउंट विसुवियस, स्ट्रोम्बोली, कैंपी फ्लेगरी एंड मार डी सिकिला. तो इटली में बहुत सारे वोल्केनोज इसलिए हैं क्योंकि इटली इज लोकेटेड ऑन दी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड हेयर टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, with one of them going down, and the plate which is going down is melting here and it is releasing a lot of magma. अब माउंट एटना के बारे में अगर इस स्पेसिफिक इरप्शन के बारे में जाने तो इसमें ये देखा गया है कि जो माउंट एटना का इरप्शन है वो बहुत ही प्रिमिटिव मैग्मा रिलीज कर रहा है. तो प्रिमिटिव मैग्मा क्या होता है? इट इज अ टर्म दैट रिफर्स टू द मैग्मा हुज कंपोजिशन हैज चेंज लिटिल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ्स मेंटल. ठीक है, तो ये जो मैग्मा है ये अर्थ के मेंटल से निकल रहा है और इसकी कंपोजिशन बहुत ही कम चेंज हुई है. तो इसका मतलब ये बहुत प्रिमिटिव ओरिजिन का है और ये एक डीपर मैग्मा है, ये बहुत डीप पार्ट्स ऑफ द अर्थ से आता है. तो इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत डेप्थ से आता है, तो इसके अंदर बहुत ही गैस भी भरी होती है. तो जब भी ये इरप्ट होता है तो ये बहुत ही एक्सप्लोजन के साथ इरप्ट होता है, क्योंकि गैस की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑल्सो. ठीक है, और माउंट एटना तो फेमस ही है बहुत वायलेंट इरप्शंस के लिए. और 1700s में देखा गया था कि देयर वाज एन इरप्शन विच थ्रू द लावा ऑलमोस्ट 3000 मीटर्स हाई. ठीक है, अब एटना के बारे में एक और चीज़ कि इसका अगर हम जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करें तो ये पता चलता है कि एटना हैज़ बीन एक्टिव सिंस द नियोजीन पीरियड दैट इज 2.6 मिलियन ईयर्स अगो. तो नियोजीन पीरियड क्या है? ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे जाएंगे तो हमको पता चलेगा. जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये आपको दिख रहा है फिगर में यहाँ पे, दिस इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल. अब इसमें ये जो चीज़ है ये होती है पीरियड. तो सबसे बड़ा होता है एऑन, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर एपॉक. और अगर हम पीरियड को देखेंगे तो क्वार्टनरी पीरियड इज अ करंट पीरियड. इससे पहले वाले पीरियड को हम लोग बोलते हैं नियोजीन पीरियड, दैट इज 2.6 मिलियन ईयर्स अगो. उससे पहले पैलियोजीन. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पीरियड्स दैट वी हैव सीन. तो हम लोग कैम्ब्रियन से देखते हैं जनरली. प्री कैम्ब्रियन जो 540 मिलियन ईयर्स पहले वाला जो टाइम है उसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं. और यहाँ पे लाइफ इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टेज में नहीं थी, तो इसलिए हमारी जो मेजर लुकिंग्स होती हैं, जो मेजर स्टडीज़ होती हैं, वो हम लोग कैम्ब्रियन से ही देखा करते हैं. तो नियोजन इज दिस पीरियड. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अलकनंदा रिवर. अलकनंदा रिवर वॉज मडीड, है ना. इट चेंज इट्स कलर बिकॉज ऑफ द रिसेंट ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड विच हैपेंड इन उत्तराखंड. तो देखो, पहले अलकनंदा वॉज वेरी क्लियर, नाउ इट हैज़ बिकम वेरी मडी. तो बिकॉज ऑफ दिस इट वॉज इन न्यूज़. अलकनंदा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है. तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि अलकनंदा रिवर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी मिलके बनाते हैं गंगा. तो अलकनंदा और भागीरथी मिलके बनाते हैं गंगा. और यहाँ कहाँ मिलते हैं? ये
देवप्रयाग पे। तो जहाँ भी ये अलकनंदा रिवर दूसरी रिवर से मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं देवप्रयाग पे। ऐसे ही मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग पे। पिंडर रिवर मिलती है कर्णप्रयाग पे। नंदाकिनी रिवर मिलती है नंदप्रयाग पे। और विष्णु प्रयाग पे मिलती है धौलीगंगा। अलकनंदा रिवर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि दिस रिवर ओरिजिनेट्स नियर दी सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर के पास ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, एक्चुअली इट इज सेड दैट इट ओरिजिनेट्स एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर एंड भागीरथी खरक ग्लेशियर। तो थोड़ा ये दोनों ग्लेशियर्स के कॉन्फ्लुएंस में मिलती है। और थोड़े दूर पे इसको बद्रीनाथ, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है वो मिल जाता है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो अगली स्लाइड्स में आपके पास यही सब लिखा हुआ है। अलकनंदा रिवर के बारे में, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और नंदाकिनी से नंदप्रयाग में मिलती है। तो दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉइंट आउट करने की वो मैं बता देता हूँ। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो रिसेंटली इंडिया मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में बहुत सारे सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हुए। तो इसमें मालदीव से जो भी एग्रीमेंट हो रहा है वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी कहाँ की? इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है इस टाइम पे, क्योंकि इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑन द कस्प ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल सुपर पावर। और इंडियन ओशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया के आगे फ्यूचर में सुपर पावर बनने में। तो अगर हम इस एग्रीमेंट के बारे में देखें तो इस एग्रीमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि $50 मिलियन डिफेंस लाइन्स ऑफ क्रेडिट एक्सेप्ट हुई है। इसका मतलब वी विल कोऑपरेट और हेल्प ईच अदर टू द ट्यून ऑफ $50 मिलियन। ठीक है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ मालदीव्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट सैंक्शन कर दी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक उथरू थिला फलहू नेवल बेस है, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ सपोर्ट और मेंटेनेंस इंडिया करेगा एक पर्टिकुलर हार्बर के लिए। ठीक है, तो बेस के अंदर हार्बर्स होते हैं बहुत सारे, तो एक हार्बर्स की डेवलपमेंट, सपोर्ट और मेंटेनेंस जो है इंडिया करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इससे इंडियन नेवी को एक और लोकेशन मिल जाएगी इंडियन ओशन में अपने आप को स्टेशन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट है कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर एंड डॉकयार्ड एट सिफावरू ये भी बनाया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट, ये मैप्स आप देखो तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इंडियन ओशन में सारे सुपर पावर्स, जो वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं और जो बनना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं। जैसे कि डियोगो गार्सिया में यूएसए है, आपका यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में यूएसए की नेवी रहती है हमेशा प्रेजेंट, सिंगापुर में यूएसए की नेवी रहती है प्रेजेंट। ऐसे ही इंडिया अपने बहुत जगह पे इंडिया अपने नेवल बेसिस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जैसे कि सेशल्स, अभी रिसेंटली मालदीव में ये हम पढ़ रहे हैं न्यूज़। और इंडिया का खुद का नेवल बेसिस है यहाँ पे। ठीक है, विशाखापट्टनम है, मडागास्कर में भी है, हमारा मॉरिशस में भी हो गया है। अब दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो चाइना जो है वो भी इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में, जिबोती, ठीक है, ग्वादर, ये सीपैक का पार्ट है जो आगे पढ़ेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, तो सीपैक ग्वादर और जिंगजियांग को कनेक्ट करता है। तो ये चाइना भी अपना जो है अलग अलग बेसिस बना रहा है। तो इस चाइना की इस स्ट्रेटेजी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो आइडिया क्या है कि चाइना धीरे धीरे इंडिया को सराउंड कर रहा है विद अ नेवल बेसिस। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इंडिया शुड ऑल्सो डेवलप इट्स ओन कैपेसिटी इन द इंडियन ओशन सो दैट इट इज एबल टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अब इस न्यूज़ का एनालिसिस है। तो ये एनालिसिस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ, रेस्ट यू कैन रीड द slides of this video will be available on the NextEyes website. The link will be provided in the description box below. You can go and download it. ठीक है, तो अब
इसमें इंपॉर्टेंट अगर एनालिसिस करें तो अभी तो ये एग्रीमेंट्स के कुछ पॉइंट्स है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये सब होगा, ठीक है। देयर इज एमओयू बिटवीन द स्टेट ऑफ मीडिया एंड मालदीव्स, ठीक। फिर कोविड डिप्लोमेसी में कि कोविड क्राइसिस से कैसे बाहर निकले, इस दोनों में इसमें एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इंडिया ऑल्सो हैंडेड ओवर 1 लाख एडिशनल डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन टू मालदीव्स। तो आजकल वैक्सीन डिप्लोमेसी एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो गया है, डिप्लोमेसी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म। तो वैक्सीन के थ्रू हम लोग अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को, म्यूचुअल रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे कोऑपरेशन करेंगे हम लोग, रोड्स वगैरह और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे इन मालदीव्स। तो दिस शोज द सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। अब ये बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप रीड कर लीजिएगा। एनालिसिस पे आते हैं। तो अगर हम देखें तो मालदीव्स इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम फॉर इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। स्ट्रेटेजिक लोकेशन मालदीव्स की ऐसी है कि बिल्कुल जो इंडियन ओशन में जो ट्रेड रूट है उसके बीच में लाई करता है। जैसे ये फिगर देखिए, इसमें जो भी इंडियन ओशन का जो मेन रूट है सप्लाई चेन का, जैसे गल्फ कंट्री से जो भी ऑयल आ रहा है ना, यहाँ पे स्टेट ऑफ मलाक्का से जाएगा, या फिर यहाँ से अफ्रीका से कोई ट्रेड करना है ना, या फिर आपको कहीं और, मतलब यहाँ से कोई और कहीं और भेजना है, यूरोप में भेजना है, कहीं भेजना है, या फिर आपको इधर जाना है ना, सुएज कैनाल की तरफ। तो सारी जगह पे यहाँ पे मालदीव की लोकेशन है। So Maldives is at the gateway of the Indian Ocean, so its strategic location is very important for India. So if India is able to get a naval base or a naval stronghold in Maldives, then it will be very beneficial for India's strategic interest. ठीक है। फिर मालदीव जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है अंडर द इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया ने बहुत हेल्प करी है मालदीव को। There is a huge scope of cooperation also in the future. This is hydrography, passenger cargo services by sea, etc. फिर गुजरात डॉक्ट्राइन भी इसी को सपोर्ट करता है कि हम लोग अपने छोटे छोटे नेबर्स को डिस्प्रोपोर्शनली हेल्प करें, क्योंकि इंडिया wants to become a net security provider in this region and India wants to become a superpower in this region. So it will ultimately need to help a lot of small countries in this region. ठीक है, तभी इंडिया धीरे धीरे इन स्मॉल कंट्रीज के साथ, इन कंट्रीज के साथ मिलके एक अलायंस बना सकता है जो कि बाकी सुपर पावर्स की डोमिनेंस को इस रीजन में कम कर सकती है। ठीक है। ऐसे ही सागर बार बार आता है न्यूज़ में। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, कौन से रीजन में? आपके इंडियन ओशन रीजन में, इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। ठीक है, तो इंडियन ओशन रीजन में सबके साथ मिलकर चलना है, सबका एक एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट बनाना है, और इंडिया हैज़ टू कम अप एंड प्रोवाइड एंड बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। तो ये है सागर का इनिशिएटिव। ट्रस्ट डेवलप करना है, कोऑपरेशन डेवलप करनी है, और इंडियन ओशन रीजन में जितनी कंट्रीज हैं उनके बीच में एक हार्मोनी वाला रिलेशन डेवलप करना है। ऐसे ही मालदीव एंटी पायरेसी, एंटी टेरर ऑपरेशंस में हमारी हेल्प कर सकता है। पास्ट में भी हमने मालदीव की बहुत हेल्प करी थी, जैसे ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस में जो मालदीव में एक कू होने वाला था 1984 में, और वहाँ की गवर्नमेंट को थ्रेट थी, तो इंडिया को कॉल करी उन्होंने, एंड इंडियन नेवी इमीडिएटली रश्ड अंडर द कोड नेम ऑफ ऑपरेशन कैक्टस, और वहाँ पे मालदीवियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे इंडियन नेवी गई, और उसके बाद जो उनका कू अटेम्प्ट था वो फेल हो गया था। फिर ऐसे ही इंडिया ने प्रीवियसली उनको बहुत लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है। हम लोग एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज भी करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज एक्यूविरन। ठीक है। इंडियाज क्लेम ओवर परमानेंट सीट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मालदीव उसको सपोर्ट करता है, हमारे सिक्योरिटी काउंसिल की पोजीशन को। और एक और चीज, आजकल न्यूज में एक चीज इंपॉर्टेंट चल रही है, दैट इज द डबल फिश हुक स्ट्रेटेजी। ये डबल फिश हुक स्ट्रेटेजी क्या है? तो जैसे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है कि इंडिया के चारों तरफ पोर्ट्स बना के इंडिया को कवर कर लिया जाए, ऐसी ही इंडिया की एक स्ट्रेटेजी है टू काउंटर दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। Some strategists have named it as double fish hook strategy. तो ये दो जो आप फिश हुक टाइप की चीजें देख रहे हैं, एक ये और एक ये, दैट इज द डबल फिश हुक स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या है कि इंडिया जो है बहुत सारे पोर्ट्स बनाएगा, जैसे कि अभी मॉरिशस में इंडिया ने एग्रीमेंट कर दिया है, मालदीव में कर दिया है, सेशल्स में कर दिया है, रियूनियन आइलैंड यहाँ पे। तो इंडिया बहुत सारी
नेवल बेसिस बनाएगा इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये डबल फिश हुक की तरह लगता है, इसलिए सम स्ट्रेटजिस्ट हैव नेम्ड इट एज डबल फिश हुक स्ट्रेटजी। बेसिकली इट इज़ टू काउंटर द चाइनीज प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन। ऐसे ही मालदीव्स और इंडिया के बीच में पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं मालदीव्स में जाते हैं और मालदीव्स के बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं। इंडिया जो है टूरिज्म, इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं मालदीव्स में, मालदीव से बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेशेंट्स वगैरह आते हैं इंडिया के एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए। अब एक और ग्रोइंग फील्ड ऑफ कोऑपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, दैट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि आजकल और ज़्यादा इंपॉर्टेंस में आ रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर्स। तो ऐसे इंडिया ने मालदीव्स को सुनामी में 2004 में हेल्प किया था। जब सुनामी आई थी तो इंडिया ने बहुत रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेल्प करा था मालदीव्स को वहाँ पे। फिर ऑपरेशन नीर अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था कि मालदीव्स के एक वाटर एंड सीवरेज कंपनी में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मालदीव्स के पास ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो गई थी। अब आप ये देखो कि मालदीव्स इज सराउंडेड बाय द ओशन ऑन ऑल साइड, एंड हाउ डज इट मीट्स इट्स नीड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। ड्रिंकिंग वाटर कैसे ये लाता है ना, बाय रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड बाय प्यूरिफाइंग दिस सी वाटर को प्यूरिफाई करके ही वो ड्रिंकिंग वाटर बनाता है। बट रिसेंटली वहाँ के वाटर और सीवेज कंपनी में आग लग गई थी, तो इंडिया ने वहाँ पे बहुत वाटर सप्लाई भेजी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भेजी अंडर ऑपरेशन नीर। ऐसे ही कोविड-19 में इंडिया ने बहुत हेल्प करी है मालदीव्स की, बहुत सारी वैक्सीन वगैरह इंडिया ने दी है। और जब कोविड-19 के टाइम में सारी लॉकडाउन में सारे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बंद थे, तब भी इंडिया ने मालदीव्स को इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल आइटम सप्लाई करना बंद नहीं किया इवन अंडर द लॉकडाउन। तो इंडिया और मालदीव्स की कोऑपरेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसे ही ट्रेड के बारे में आप पढ़ सकते हो कि इंडिया मालदीव्स ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइंड इन 1981, विच प्रोवाइडेड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, बट इंडिया मालदीव्स के रिलेशनशिप में कुछ कंसर्न्स हैं। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि वे चाइना अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा रहा है, एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, फिर दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है या इरिटेंट क्या है कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, तो जो उनका पिछला प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट यमीन, वो चाइना की तरफ टिल्टेड था, है ना। बट जो अभी का प्रेसिडेंट है मोहम्मद सोले, वो तो प्रो इंडिया है, बट जो पिछले वाले प्रेसिडेंट थे मोहम्मद ये यमीन, वो प्रो चाइना थे। तो ये जो पॉलिटिकल ये होता है टिल्टिंग प्रेसिडेंट के चेंज होने पे, तो वो उससे इंडिया को प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो 2015 से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी मालदीव्स में बहुत सारी है ना। और फिर एक और थ्रेट है इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन का, क्योंकि मालदीव्स में बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे न्यूज़ और इंटेलिजेंस भी आती है कि ISIS, है ना, उसने अपना एक जो ऑर्गेनाइजेशन है दाइश, ठीक है, ISIS, और बेसिकली उसने अपना एक सब पार्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत थ्रेट है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर मालदीव्स में इस टाइप की रेडिकलाइजेशन हो जाती है और टेरर आउटफिट्स वहाँ पे एक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेते हैं, तो पायरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा ट्रेड इन गुड्स एंड ऑयल, क्रूड ऑयल वहाँ से जाता है। और पायरेट्स अगर वहाँ एक्टिव हो गए तो बहुत जो इंटरनेशनल फ्री ट्रेड है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट हो सकती है। तो अब ये जब मेंस आंसर डिस्कस ही कर रहे हैं, तो उसमें लास्ट में हमेशा एक कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन क्या है कि इंडिया मालदीव्स जो हैं परफेक्ट हैं टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। तो हमको सोशो इकोनॉमिक और डिफेंस एंगेजमेंट को और इंक्रीज करना है और म्यूचुअल इंटरेस्ट एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना है एक दूसरे के। ठीक है, तो इस टाइप से कंक्लूजन से आप अपना आंसर खत्म कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड क्वाड मिनिस्टर्स मीटिंग। अभी रिसेंटली क्वाड मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है और इंडिया ने फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड क्वाड, हमने फर्स्ट टाइम ये वर्ड को यूज़ किया है। और क्यों क्वाड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्वाड जो है एक ग्रुपिंग है ऑस्ट्रेलिया, जापान, US और इंडिया का।
ये ग्रुपिंग का मेन पर्पस क्या है? इस ग्रुपिंग का मेन पर्पस है कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को इंश्योर करना। इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री, ओपन और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बने, ट्रेड फ्री हो, कोई किसी के दूसरे के एरिया को कब्जा ना कर सके। जैसे कि चाइना, साउथ चाइना सी में बहुत इश्यूज हैं चाइना के, और चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे इन द साउथ चाइना सी। तो इसलिए ये ग्रुपिंग बनी है कि इंडियन ओशन को कंप्लीटली फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव रखा जाए। तो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो वहाँ पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवर्निटी की रिस्पेक्ट हो, कोई किसी की टेरिटरी को कब्जा ना कर सके, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी अगर शिप्स ट्रेड कर रहे हैं तो उनको रोका ना जाए, और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। दिस आर द इम्पॉर्टेंट गोल्स और इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ क्वाड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। एशियन कोहेजन एंड सेंट्रलिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि भाई क्योंकि आगे जाके जो हम लोग बोल भी रहे हैं कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ एशिया, इज द एशियन सेंचुरी। तो एशिया सेंचुरी है तो उसमें इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में आएगा। उसी की वजह से पूरे जो इंडो पैसिफिक रीजन के जितने आसपास जितने भी कंट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये डिस्कस किया गया था मल्टीपल इश्यूज एक क्वाड मीटिंग में कि डेवलपमेंट्स इन म्यांमार में जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ है और रूल ऑफ लॉ वाज हाईलाइटेड इन म्यांमार, कोरोना वायरस पैंडेमिक से कैसे बाहर निकले वो डिस्कस किया गया था, क्लाइमेट चेंज, कोऑपरेशन इन एरियाज, मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करी गई थी, जनरल चीज़ें हैं, बट इंपॉर्टेंट है क्वाड के बारे में जानना। तो क्वाड का मतलब है कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग। ये इनफॉर्मल ग्रुप है इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद द ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर, वही मैंने बताया, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव प्रॉस्परस इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये शिंजो अबे ने ये आइडिया दिया था 2007 में, एंड इसका जेनेसिस जो है 2004 सुनामी के टाइम ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि रिलीफ एंड रेस्क्यू मिशन में इन सारी कंट्रीज ने बहुत कोऑपरेट किया था आपस में। इन कंट्रीज की शेयर्ड वैल्यू भी है कि सारी डेमोक्रेसीज हैं, सारी मार्केट इकोनॉमीज हैं, और सारी प्लूरिस्टिक सोसाइटी है। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कल्चर वहाँ पे डोमिनेट नहीं करता है। इट रिस्पेक्ट्स ऑल द डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, तो ये सारे जो है कॉमन पॉइंट्स हैं। क्वाड की कुछ इंपॉर्टेंस है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, कि पहली बात तो ये जो अगर ये 4 कंट्रीज मिल जाती हैं तो दे कैन काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द रीजन। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी में क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि कोविड के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के चांसेस हैं, एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस एंटी चाइना सेंटिमेंट्स का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज 4 कंट्रीज जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं, तो वो हमको बढ़ाना है। जैसे कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं, तो वी कैन शिफ्ट द मैन्युफैक्चरिंग बेस टू इंडिया। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को और इंक्रीज कर सकता है थ्रू द वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस ड्यूरिंग द कोरोना वायरस। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे जो है इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है इंडियन ओशन में। तो अगर क्वाड के साथ मिलके इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस बना ले इस रीजन में, तो इट कैन बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द नियर फ्यूचर। ऐसे ही सागर इनिशिएटिव है, फिर से आया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, तो इसलिए क्वाड प्लेज अ मल्टीपल रोल इन डिफाइनिंग द रिलेशनशिप इन द न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो अब न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, जब भी आप आईआर की बात करोगे तो आजकल बात होती है मल्टीपोलर वर्ल्ड की। इसका मतलब पहले का जो वर्ल्ड था वो था यूनिपोलर। ठीक है, तो उसमें यूएस जो था दैट वाज ओनली द डोमिनेंट कंट्री, द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज वर द फॉलोअर्स, बट नाउ देयर आर मल्टीपल पावर सेंटर्स व्हिच आर कमिंग अप, एंड many countries are displaying strong powers and strong infrastructure, strong decision making skills, strong presence in the global platform। तो इसलिए मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, और इंडिया उसमें क्या रोल प्ले करेगा ये डिपेंड करेगा कि इंडिया इंडियन ओशन में कितना डोमिनेट हो सकता है। इंडियन ओशन में इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसी से डिफाइन होगा कि इंडिया जो है एशिया में कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, और उसके बाद इंडिया ग्लोबल ऑर्डर में कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। चैलेंजेस क्या है क्वाड के बारे में, वही कि चाइना उसको अपोज करता है, और ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स जो है, चाइना इज ट्राइंग टू लेवरेज इट्स पोजीशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स टू आर्म ट्विस्ट अदर नेशन, स्पेशली चाइना एंड जापान।
ठीक है। फिर दूसरा एक और पॉइंट है कि चाइना जो है एशियान से बहुत क्लोज है, तो एशियन कंट्रीज चाइना की तरफ टिल्टेड रहती हैं, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड अ ऑल्टरनेटिव टू द चाइनीज डोमिनेंस। ठीक है, जैसे कि अभी मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जो है वो इंडिया और कुछ एशियन कंट्रीज के बीच में है। ठीक है। दूसरा चैलेंज क्या है कि चाइना की हमेशा चैलेंज सारा चाइना से ही आता है, चेकबुक डिप्लोमेसी, कि चाइना जो है डेवलपमेंट के लिए लोन्स देता है एंड अल्टीमेटली द कंट्री इज नॉट एबल टू रिपे द लोन्स एंड चाइना टेक्स ओवर सम पार्ट्स ऑफ इट्स टेरिटरी फॉर इट्स ओन स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। फिर एक और चैलेंज है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कि अलग अलग जो क्वाड के मेंबर्स हैं उन सबकी एस्पिरेशंस डिफरेंट है। जैसे इंडिया की एस्पिरेशन अलग है, ऑस्ट्रेलिया कभी कभी रिलेक्टेंट होता है क्वाड को ज्वाइन करने के लिए, जापान और यूएसए जो है वो अपने खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहे हैं विस विस चाइना। ठीक है। और देर इज अ लैक ऑफ कोहेरेंस ऑन द डेफिनेशन ऑफ इंडो पैसिफिक। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इंडो पैसिफिक की डेफिनेशन सबके हिसाब से अलग अलग है। इंडिया के हिसाब से इंडो पैसिफिक की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, ब्रॉडेस्ट। ठीक है। तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो पूरा इंडियन ओशन और आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, जो भी सारा एशिया से जो भी कनेक्टेड है वो सारा इंडियन जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द इंडो पैसिफिक रीजन, बट देर आर डिफरेंट डेफिनेशंस बाय डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स। तो दिस इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स कि इंडो पैसिफिक की डेफिनेशन अभी तक कॉन्क्रीट नहीं हुई है। अब अगर हम क्वाड के बारे में जाएं तो वे फॉरवर्ड में 2-3 पॉइंट हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। ये ब्लू डॉट नेटवर्क है। ठीक है। तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है? ये यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिलकर बनाया है। और आइडिया क्या है कि ये सर्टिफाई करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को सर्टिफाई करेंगे। दे विल सर्टिफाई द इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। किस चीज़ पे सर्टिफाई करेंगे? कि वो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है उसमें, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। और ये 3 चीज़ों के ऊपर उनको सर्टिफाई करेंगे कि अगर ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कितना इम्पैक्ट डालेगा वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और आइडिया क्या है कि इन तीनों कंट्रीज का जो रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज करना है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, अब्रॉड जो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब आर्ग्यूमेंट ये आता है कि ब्लू डॉट इनिशिएटिव को हमको और एक्सपेंड करना चाहिए, ना सिर्फ उसको एक सर्टिफाइंग एजेंसी बट उसको एक ऐसा काउंटर बनाना चाहिए कि चाइना के जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी नहीं है और वो इकोनॉमिक सेंस में भी वायबल नहीं है, उन प्रोजेक्ट्स को बहुत क्रिटिकली स्क्रूटनाइज किया जाए। ठीक है। फिर वे एंड में सेकंड पॉइंट है कि भाई कोहेरेंट स्ट्रेटजी बनाए सब लोग, एक फॉर्मलाइज करें टॉक्स को, और क्वाड कैन बी एन इफेक्टिव टूल टू काउंटर चाइनीज एडवेंचर एंड imperialistic ambitions in the इंडो पैसिफिक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंका को विजिट किया। अब दे हैव अराइव्ड इन श्रीलंका टू बूस्ट द टाइज। अब ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि श्रीलंका इज वेरी क्लोजली लोकेटेड टू इंडिया एंड चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन श्रीलंका। तो अब पाकिस्तान के पीएम भी अगर श्रीलंका में जाते हैं और पाकिस्तान की भी प्रेजेंस बढ़ जाती है श्रीलंका में, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि श्रीलंका में पाकिस्तान भी प्रेजेंट है, चाइना भी प्रेजेंट है, तो दिस कैन बी अ सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इंडिया। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए उन्होंने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था एंड बिटवीन द टू कंट्रीज़ की, और 50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी उन्होंने अनाउंस करी। ठीक है। तो अब बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि श्रीलंका और पाकिस्तान किसी किसी चीज़ के लिए ऊपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इसमें एक चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, जो कि सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है। तो इन्होंने बोला है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने बोला है कि जो श्रीलंका है वो सी पैक को ज्वाइन करे और ट्रेड करे सेंट्रल एशिया से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो अगर हम यहाँ देखते हैं, ये जो है ये सीपेक है। तो अगर सीपेक जो है इट्स एन इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये जिंगजियांग और ग्वादर को कनेक्ट करता है। इट इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर प्लान ऑफ चाइना, दैट इज वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड का पार्ट है ये। तो अब पॉइंट क्या है कि जो सीपेक है दैट इज पासिंग थ्रू द इंडियन टेरिटरी ऑफ पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो पीओके है वो इंडिया की टेरिटरी है, दैट इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। नाउ इंडिया is never in favor of this CPEC. So therefore India has boycotted or not joined the CPEC and the One Belt One Road initiative also. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि अगर श्रीलंका इसको ज्वाइन कर लेता है और इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्रीज सीपेक को ज्वाइन कर लेते हैं और इंडिया जो है इसको बॉयकॉट कर देता है, तो इंडिया की जो सोवर्निटी है और जो टेरिटोरियल राइट्स हैं इस रीजन में, पीओके रीजन में, इसका मतलब वो राइट्स कोई और कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि ये पार्ट अल्टीमेटली इंडिया को बिलोंग करता है। चाइना पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, जो पीओके वाला पार्ट है। तो अगर बाकी कंट्रीज भी ये एक्सेप्ट कर लें कि दिस पार्ट इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड दिस पार्ट बिलोंग्स टू इंडिया, देन दे शुड ऑल्सो शो देयर डिसकंटेंट विद द सीपेक। ठीक है, तो इंडिया यही चाह रहा है कि बाकी कंट्रीज भी इंडिया के साथ आएँ और ये एक्सेप्ट करें कि सीपेक इज अ पार्ट ऑफ, सीपेक रन्स थ्रू इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली अब पॉइंट आता है कि इंडिया क्या कर रहा है सीपेक को काउंटर करने के लिए। तो इंडिया ने इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि क्वाड ग्रुपिंग, क्वाड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मौसम है आपका, तो ये बेसिकली 2014 में स्टार्ट हुआ था। इसका आइडिया क्या है कि रिकनेक्ट एंड री एस्टेब्लिश करें कम्युनिकेशंस बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, जो इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं उनके बीच की जो कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, रिलेशनशिप्स हैं, वो री एस्टेब्लिश और रिकनेक्ट किया जाए। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग द नेशनल कल्चर्स इन रीजनल मैरीटाइम वैल्यू, जो भी बेसिकली ये कल्चरल प्रोजेक्ट है, एक कल्चरल रिवाइवल प्रोजेक्ट है, कनेक्शन रिवाइवल प्रोजेक्ट है। ठीक है, इंडियन ओशन की रीजन के बीच में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में जो कनेक्शंस है उसको रिवाइव करना है, इम्प्रूव करना है, ये इस प्रोजेक्ट का एम है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव पे, दैट इज कॉल्ड द दिवाली इनिशिएटिव, डच इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव। तो ये है इसका एम क्या है, सोल्यूशन फाइंड करना वाटर रिलेटेड चैलेंजेस के लिए, एंड इंडिया नीदरलैंड्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे फॉर सोल्यूशन रिलेटिंग टू द वाटर चैलेंजेस। ठीक है, इसमें नीदरलैंड्स क्यों आया, क्योंकि नीदरलैंड्स एक बहुत ही अच्छी कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू वाटर मैनेजमेंट। नीदरलैंड्स में बहुत सारे पार्ट्स जो हैं उसके अंडर वाटर हैं, तो उन्होंने उसको रिक्लेम किया है। उसके अलावा नीदरलैंड्स में बहुत सारे वाटर रिलेटेड इशू हैं जो उन्होंने सॉल्व कर चुके हैं। तो इसलिए नीदरलैंड्स कैन प्रोवाइड अस इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू मैनेज द वाटर चैलेंजेस। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये आईआईटी रुड़की और ये सारी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बस ये पता होना चाहिए आपको कि जो ये दिवाली इनिशिएटिव है ये इंडिया और नीदरलैंड्स का इनिशिएटिव है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू शेयरिंग प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज डैम्स। तो अब आजकल रिसेंटली ये भी एक इशू चल रहा है कि जितने डैम्स हम लोग बना रहे हैं, वेदर दे शुड बी लार्ज और दे शुड बी स्मॉल, बिकॉज लार्ज डैम्स हैव सर्टेन ड्रॉबैक्स, they involve a huge cost and they take a lot of time to build, and apart from that they have a huge environmental impact also. They completely change the environment of that particular area. The rivers have to be completely stopped. So the people are now trying to understand what is the overall impact of the large dams. It is true that large dams are economic, they are
beneficial from the energy perspective because they are able to generate huge amount of electricity, but their cost is also huge and their environmental impact is also huge. So there is a question that whether we should have large dams or whether we should have great number of small dams. So this is a debate which is going on in the world. And जो ये इंटरनेशनल कमीशन है, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है विच शेयर्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लार्ज डैम्स इन द वर्ल्ड. It was founded in 1928 and its headquarters is in Paris, France. And Symposium on Sustainable Development of Dams and River Basins under the aegis of ICOLD at New Delhi at Hyderabad as hybrid event from this 24th to 27th of February. ठीक है, इसमें ये सारे मेंबर्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए. नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड. ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट. नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट ये इंपॉर्टेंट है. इसमें ये एक प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस से इंडिया बना रहा है. नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का टारगेट है कि ये इंडिया में जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज उसकी इंफॉर्मेशन सही से अवेलेबल करवाए और उस इंडिया के वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट को इम्प्रूव करे ताकि इंडिया एक वाटर क्राइसिस कभी फेस ना कर पाए. और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस जितने इंडिया में हैं उनको इम्प्रूव करे. तो बेसिकली नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2016 में स्टार्ट हुई थी और इसको वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये 100% ग्रांट देती है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को. 100% ग्रांट देती है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को. और ये स्टार्ट किया गया 2016 में एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम. और आइडिया क्या है इसका? वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन जितनी भी हैं वो इजीली अवेलेबल हो लोगों को, उसका एक प्रॉपर डेटा बैंक हो. और जितने भी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें. ऐसे ही रिसेंटली इंडिया में डैम सेफ्टी बिल पास हो गया जिसमें बड़े बड़े डैम्स की सेफ्टी और मेंटेनेंस के बारे में के बारे में प्रॉपर स्ट्रक्चर है. तो उसमें डैम सेफ्टी अथॉरिटी में आने की बात हुई है. तो अभी ये बिल जो है ये पेंडिंग है. ऐसे ही स्पेशल सेशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स विल बी की हाईलाइट्स ऑफ द 4-day कॉन्फ्रेंस. तो ये सारे टॉपिक्स में बात होंगी. ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? वही कि लार्ज डैम्स वर्सेस स्मॉल डैम्स. हमारा लास्ट टॉपिक जो बच गया है वो बच गया है एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस, CECPA. ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन कैबिनेट और मालदीव की गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया है कि ये साइन किया जाएगा. तो अभी ये साइन नहीं हुआ है. थोड़े टाइम बाद जो भी डेट कंफर्टेबल होगी दोनों कंट्रीज को, इट विल बी साइन. So this is basically a type of free trade agreement. तो इसमें टारगेट क्या है कि दोनों कंट्रीज ऐसे ऐसे रूल्स बनाएंगी कि आपस में जो उनका ट्रेड है उस पर ड्यूटीज कम लगे और एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज और कट और एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज. ये टारगेट है. तो टारगेट क्या है कि दोनों कंट्रीज के बीच का ट्रेड इंप्रूव हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंप्रूव हो और दोनों कंट्रीज की GDP में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो ऑफ ट्रेड विद द अदर कंट्री. ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया ने जो है ये फ्री ट्रेड पैक्ट्स साइन कर रखे हैं, इम्प्लीमेंट कर रखे हैं जापान, कोरिया और एसोसिएशन ऑफ एशियन कंट्री से. ठीक है, और इंडिया ऐसे ही नेगोशिएट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन से दिस सिमिलर टाइप ऑफ एग्रीमेंट. अभी मॉरिशस के साथ साइन हो गया है. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मॉरिशस ऐसी फर्स्ट कंट्री है जो कि अफ्रीका में है और इंडिया ने उसके साथ एक काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है. तो दिस ओपन्स अप एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन द फ्यूचर कि इंडिया कैन एक्सप्लोर द मार्केट्स ऑफ अफ्रीका इफ ऑल द थिंग्स वर्क आउट. ठीक है, तो ये नेगोशिएट हुआ रहा था 2005 से, लेकिन ये साइन हुआ है अब. तो सोचो कितनी लंबी नेगोशिएशन के बाद, ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स के बाद ये साइन हुआ है. ठीक है, और आइडिया क्या है कि ये प्रोवाइड करेगा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू एनकरेज एंड इंप्रूव ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज. इट विल कवर गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, सैनिटरी सैनिटरी मेजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट. अगर ट्रेड में कुछ डिस्प्यूट होता है तो कैसे सेटल करेंगे, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स ऑल्सो, टेलीकॉम, फाइनेंशियल. बेसिकली इट इज अ वेरी ब्रॉड कवरेज. इट हैज़ अ वेरी ब्रॉड कवरेज एंड इट कवर्स 310 एक्सपोर्ट्स आइटम फॉर इंडिया. अब इसमें फ़ायदा क्या है? मॉरिशस को फ़ायदा क्या है कि मॉरिशस को इंडिया की प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिलेगा. तो मॉरिशस क्या बेचता है इंडिया को? तो मॉरिशस बेचेगा फ्रोजन फिश,
शुगर्स, बिस्किट्स, फ्रेश फ्रूट्स, बेसिकली ऐसी चीज़ें जो मॉरिशस स्पेशलाइज करता है वो इंडिया में आएंगी और उसको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा इंडियन की मार्केट में। ऐसे ही इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इंडिया को एक्सेस मिला है सर्विस सेक्टर का, और जिसमें कि प्रोफेशनल सर्विसेज, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो इंडिया इस फील्ड में मॉरिशस में जाके अपना काम कर सकता है। उससे क्या है, इंडिया के सर्विस सेक्टर्स को ग्रोथ मिलेगी, वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। और बोथ साइड्स इज ऑल्सो, और इसमें एक और चीज़ है कि ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म है। इसका मतलब कि अगर किसी भी गुड्स का इंपोर्ट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, सर्ज हो जाता है, देयर इज अ सर्ज इन द इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स, देयर इज एन ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म। ऑटोमेटिकली उसका इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, जैसे भी एग्रीमेंट में लिखा होगा। तो अल्टीमेटली ये क्या क्यों करा गया है? ये प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, प्रोटेक्ट दी लोकल मार्केट्स। लोकल जो मार्केट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म बनाया जाता है, ताकि जब भी एकदम से इंक्रीज हो जाए गुड्स के इंपोर्ट्स में, तो ऑटोमेटिक उस पर कुछ स्टॉप्स लग जाएं या कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाए। लेकिन ये सब पे नहीं है, ये सिर्फ कुछ लिमिटेड हाई सेंसिटिव प्रोडक्ट्स पे के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो अब इस सेपा CCPA का सिग्निफिकेंस क्या है कि इट विल स्ट्रेंथन दी ऑलरेडी डीप रिलेशन विद मॉरिशस। तो मॉरिशस की लोकेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज द लोकेशन ऑफ मॉरिशस नियर अफ्रीका। तो यहाँ पे अगर हम एक्सेस कर गए हैं फ्री ट्रेड में, तो हम लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं, अफ्रीका में भी बहुत जल्दी। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग सच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट कंट्रीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग द इंडिया मॉरिशस रिलेशनशिप। तो हिस्टोरिकल रिलेशंस, इंडिया के बहुत सारे इंडेंचर्ड लेबर्स जो हैं वो मॉरिशस में जाके सेटल हुए हैं। इवन मॉरिशस की बहुत सारी पॉपुलेशन जो है उसका ओरिजिन इंडियन है, ठीक है। तो यू कैन रीड द डिटेल्स completely from the PDF. It will be provided on the Nextize website. And for now, I will just point you the important points in this PPT. इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन 868% है मॉरिशस में, जैसे मैंने पहले कहा था, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटिकल रिलेशंस भी इंडिया में काफ़ी अच्छे हैं। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हो गए थे 1948 में। हाई लेवल विजिट्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है। प्रवास जनवरी 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस में प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस विजिटेड इंडिया। वो इंडिया आए थे प्रवासी भारतीय दिवस के उसमें चीफ गेस्ट में। फिर उसके बाद बहुत सारे और, जैसे ये देखो, अगस्त 2018 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेड द 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज हिंदी, विश्व और भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो ये देखो, मॉरिशस में है जो हमारी लैंग्वेज है वो भी बहुत पॉपुलर है। ऐसे ही अगर हम इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में देखें तो इंडिया हैज़ बीन अमंग द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ मॉरिशस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉरिशस के लिए इंडिया बहुत लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया के लिए मॉरिशस स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक इंडियन ओशन में एक क्रूशियल पोजीशन पे है। प्लस इट कैन ओपन द डोर फॉर इंडियन ट्रेडर्स टू अफ्रीका, ठीक है। तो और मॉरिशस वॉज द सेकेंड टॉप सोर्स ऑफ FDI इनटू इंडिया इन 2019। तो वहाँ से बहुत सारा FDI भी आता है इंडिया में, ठीक है। फिर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, नेवल रिलेशंस बिटवीन मॉरिशस एंड इंडिया इज सिम्बायोटिक, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक। फिर ऐसे ही ये देखो, द INS अमर एंड एक्स इंडियन नेवी सीवी डिफेंस बोर्ड वॉज ट्रांसफर टू मॉरिशियन नेवी कोस्ट गार्ड। तो हम लोग डिफेंस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और शिप्स वगैरह भी एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली इंडिया गिव्स अ लॉट ऑफ हेल्प टू मॉरिशस इन दिस फील्ड। कल्चर रिलेशनशिप भी बहुत है क्योंकि हमने देखा कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बहुत है। इंडेंचर्ड लेबर बहुत सारे इंडिया से गए हुए हैं मॉरिशस में। फिर एजुकेशन और स्कॉलरशिप में बहुत सारे मॉरिशस के स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया में आते हैं स्टडी करने के लिए। इंडिया एसोसिएट प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस ऑफ $353 मिलियन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रायोरिटी टू मॉरिशन गवर्नमेंट, ये 2016 में दिया गया था। तो ऐसे हम देखेंगे कि इंडियन कम्युनिटी और OCI कार्ड की डिमांड जो है वो भी बहुत थी। इंडियन कम्युनिटी जो है वो मॉरिशस में बहुत सारी हैं। 10,000 इंडियन नेशनल्स इन मॉरिशस एंड द नंबर ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियन कार्ड होल्डर्स इन मॉरिशस इज अबाउट 8500, ठीक है। 2004 में मॉरिशस ने वीज़ा फ्री रिजीम फॉर इंडियन टूरिस्ट दे दिया था, तो इंडियन टूरिस्ट भी बहुत सारे जाते हैं मॉरिशस में।
तो बेसिकली जितनी भी इंडियन ओशन रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को एनालाइज करोगे, तो एनालाइज किस किस सेंस में कर सकते हैं आप? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है। एक आप इकोनॉमिक सेंस में एनालाइज कर सकते हो, पॉलिटिकल सेंस में एनालाइज कर सकते हो, स्ट्रेटेजिक सेंस में एनालाइज कर सकते हो, एनवायरमेंटल सेंस में एनालाइज कर सकते हो, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट सेंस में एनालाइज कर सकते हो। उसके अलावा आप एनालाइज कर सकते हो उसको इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में ही आ गया हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, यहाँ पे आ गया हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें भी एनालाइज कर सकते हो कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं। और एथिकल पर्सपेक्टिव से भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं किसी रिलेशनशिप को बिटवीन टू कंट्रीज कि वो कभी कभी एथिकल इश्यूज़ पे, इंटरनेशनल एथिकल इश्यूज़ पे क्या हमारा सपोर्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं एनालाइज करने के। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें तो 2-3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमेशा, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, और आपका इंटरनेशनल रिलेटेड पर्सपेक्टिव, दैट इज़ द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरीके से वो हमको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया ने अंडर द वैक्सीन डिप्लोमेसी, देखो फिर से ये टर्म आया, वैक्सीन मैत्री, कंसाइनमेंट भेजा है 1 लाख डोजेज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन टू मॉरिशस। तो इंडिया बहुत जगह पे, बहुत सारी कंट्रीज में वैक्सीन भेज रहा है अंडर द वैक्सीन डिप्लोमेसी। इसकी वजह से इंडिया हेल्प कर रहा है, एंड दैट हेल्प इज इंक्रीजिंग आवर सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी के बारे में भी लिखा हुआ है कि स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो फॉर सिक्योरिटी कॉपरेशन इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन। साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए मॉरिशस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सिचुएटेड है। So with this we conclude this discussion of today's class. I hope that you have learned a lot of things, and this PPT will be provided to you on the Next Rise website. You can download it and read it in detail. So we will meet next in the next discussion. Thank you.